नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। ये बुद्ध स्मृति पार्क है। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यहीं पर प्रसिद्ध कवि आदित्य कमल भी आए हुए हैं और यहाँ मणिपुर में जो नग्न परेड कराया गया है, तो उन सवालों को लेकर यहीं पहुँचे हुए भी हैं, क्योंकि उन्होंने अभी एक प्रसिद्ध कविता लिखी है, भेड़िया रोता है। हम बात करते हैं उनसे। आदित्य कमल जी, आपकी एक प्रसिद्ध कविता भी अब आई है, भेड़िया रोता है। इसमें भेड़िया कौन है? ये अब कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं कि घड़ियाली आंसू बहाने वाला घड़ियाल। और उस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि भेड़िया किसके लिए, भेड़िया का प्रतीक किसके लिए उपयोग किया गया है। और मगरमच्छ के आंसू होता था पहले, कि अगर दिखावटी आंसू कहीं है तो मगरमच्छ। लेकिन भेड़िया प्रतीक को लिया गया है कि भेड़िया के रोने का एक बहुत ही मनहूसियत भरा असर पड़ रहा है। पूरे देश में की जो हालत हो रही है, इसका जो मनोबल टूटा हुआ है, एक आशंका बनी हुई है सब कुछ बिखरने का, टूटने का, कुछ अशुभ हो जाने का, वो इसीलिए भेड़िया के प्रतीक को लिया गया है। और भेड़िया जब रोता है तो ये आज के समय का, के आतंक का, आज का जो समय है, जिस तरह से जन सामान्य पर उसका आतंक बढ़ता चला जा रहा है, इससे आशंकित है जो जन सामान्य। इसीलिए भेड़िया, इसलिए इसके रोने पर मत जाइए, इसके झूठे आंसू पर मत जाइए। उस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो भेड़िया रोता है लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं है, वहां संवेदना का जरा सा भी नमक नहीं है। वो रोने का केवल अभिनय करता है, वह रोने का केवल अभिनय करता है। और भेड़िए के रोने की आवाज जब पूरा देश सुन रहा है आज लगभग 3 महीने से, वो शांत बैठा हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस देश के जो चौकीदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है चौकीदारी करना, आज 3 महीने से लगभग इस पूरे घटनाक्रम पर एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं, वाक्य की बात जाने दीजिए, एक शब्द नहीं बोले हैं। और उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और घड़ियाली आंसू बहाए। तो ये भेड़िए के आंसू है। इसके मणिपुर में जो घटनाएं हुई है, जिसके आप जोड़ रहे हैं चीज़ों से, तो मणिपुर का प्रकरण क्या हुआ है? देखिए, मणिपुर में वहाँ 2 समुदाय हैं मूलतः, मैती समुदाय और कुकी। तो मैती वहाँ ज़मीन पर जो घाटी है, मणिपुर का जो इम्फाल एरिया है, वहाँ मैती समुदाय है। और पहाड़ियों में जो है सो कुकी जनजातियों का, कुकी जो ये का, तो दोनों के बीच अंतर्विरोध शुरू से रहा है। इसके ऐतिहासिक कारण रहे हैं और उनको उन समस्याओं, वो क्षेत्र पूरा नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न क्षेत्र, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, ये सभी क्षेत्र लगभग समस्याग्रस्त रहे हैं। और उसमें जो मूल सवाल है, नेशनलिटी का सवाल जुड़ा हुआ है कि भारत राष्ट्र के रूप में उनका जो इंटीग्रेशन हुआ, उनका जो मिलन हुआ, तो विभिन्न टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनका इंटीग्रेशन हुआ है। उसमें विभिन्न जातियों, जनजातियों, विभिन्न नेशनलिटीज़ के जो एस्पिरेशंस थे, वो कुछ के समझौते में लिए गए, कुछ के नहीं लिए गए। आर्म विद्रोह भी कई क्षेत्रों में चलता रहा और उनसे समझौते। लेकिन इधर का घटनाक्रम बिल्कुल लगभग 10 वर्षों से शांति थी उस क्षेत्र, मणिपुर में खासकर। लेकिन इधर का घटनाक्रम, ये जानबूझ करके, ये कॉन्शियसली इसलिए कहा जा रहा है कि वहां भी हिंदुत्ववादी एजेंडा को लागू किया गया, वहां हिंदुत्ववादी एजेंडा को लागू किया गया। खासकर मैती जो समुदाय है, मैती समुदाय माने हिंदुओं का ये है, और कुकी समुदाय वो उसमें चाइनीज, अब ये क्या कहा जाता है, ये क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा ये है। तो और वो आदिवासी में गिने जाते हैं, और ये इनको भी रिजर्वेशन है, लेकिन एसटी का दर्जा इनको भी चाहिए करके
आज तो एक तो ऐसे ही सीमित है साधन नौकरियों का, लेकिन मूल अंतर्विरोध को आग लगाया गया, इसको कहिए कि माने इसको और उछाला गया और मैती समुदाय के लोगों का वर्चस्व वहां पर स्थापित हुआ। आज जो सरकार भी बनी हुई है भाजपा की सरकार, डबल इंजन। मेरा सवाल है कि मैती समुदाय भी हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई ईसाई हाँ, सवाल हिंदू मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो खासकर 2014 से प्रखर हो चुका है और जो विभाजनकारी राजनीति है। हम हिंदू हैं, लेकिन हम सिर्फ हिंदू नहीं हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हम ड्राइवर भी हैं, हम वर्कर भी हैं, लेबर भी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हमारा प्रोफेशन है और हमारे साथ के भी लोग उस प्रोफेशन में हैं। तो क्या अगर हमारे साथ मैं अगर जूनियर इंजीनियर हूं और हमारे साथ कोई क्रिश्चियन जूनियर इंजीनियर है तो हम दोनों को नफरत क्यों पालना चाहिए? आप हमको ये बताइए, दो आदमी को नफरत क्यों पालना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वो ईसाई है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे धर्म से बिलोंग नहीं करता है। वहां जो नफरत की आग बोई गई है वो इसलिए कि हिंदू जो मैती वर्सेस क्रिश्चियन, उसको जो आप कहें एसटी, जो जनजाति आदिवासी हैं, तो जनजाति और आदिवासी दोनों इंटरैक्ट करके दोनों आपस में मिल करके एक समावेशी समाज क्यों नहीं बना सकते हैं वहां पर कि उस समावेशी समाज में आग लगाने का काम इस भाजपा ने किया। और ये विभाजनकारी इसकी राजनीति है, भाजपा की ये विभाजनकारी राजनीति है जो केवल मणिपुर में नहीं, आप हर जगह जहां भी पाएंगे तो ये अपने राजनीति की शुरुआत इसी विभाजन से करता है। हमको इससे नफरत है, हमको हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन या ईसाई होने से हमको, आपका अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, मानने के स्वतंत्र है, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना हुआ कि इस तरह की घटनाएं सैकड़ों वहाँ हुई है, सैकड़ों घटनाएं हुई है वहाँ पर जहाँ नग्न प्रदर्शन किया गया है, सिर्फ एक मामला प्रकाश में आया है, बाकी मामले अंधेरे में हैं। तो आप इसलिए उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया है, तो इंटरनेट बंद करने को आप किस रूप में देखते हैं? इंटरनेट बंद कर देने से आप तात्कालिक तौर पर चीज़ों को एस्केलेट करने से रोक सकते हैं। आज नहीं, ये घटना तो मई की है, शायद 4 मई की 4 मई की है, तो ये घटना 4 मई की है। 20 जुलाई को ये घटना प्रकाश में आई और शर्मनाक है उसका वक्तव्य जो कहता है कि सैकड़ों घटनाएं, अब वो सत्ता चला रहा है वहां, वो राज्य का मुख्यमंत्री और कहता है कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं घटी हुई। तो क्या किया जाए? आंख मूंद कर बैठा जाए कि सैकड़ों घटनाएं घटी हुई हैं, तो ये और सोचनीय स्थिति है। हमारे समाज में स्त्रियों को पितृसत्ता, जिस समय निजी संपत्ति और पितृसत्ता आई, उस समय से स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में 1 मिनट का टाइम लूंगा, इसकी जड़ें वहां हैं। आप उस हम तो 5 सेकंड देखे हैं उसको, और उसके बाद जो कविता आई मैं रात भर सो नहीं पाया। कविता वो पूरी हुई, उसके बाद थोड़ी चैन हमको आई। आप देखिए कि हजारों की भीड़, पूरा का पूरा एक गांव, और 2 औरतों को पूरी तरह से नग्नावस्था में लेकर के जुलूस में जा रहा है। ये क्या है? ये है क्या? ये आप जब जाएंगे थोड़ा सा इतिहास खंगाले तो निजी संपत्ति और पितृसत्ता आने के बाद आप की जब दबंगई थी, आपका जब शासन था, पितृसत्ता जब स्थापित हो रही थी, तो आपने स्त्रियों को अपने ये में नचवाया। आज आप क्लबों में स्त्रियों को खरीद के नचवाते हैं, आपके दरबारों में स्त्रियां नाचती रही। आप जब युद्ध में गए तो आपने स्त्रियों को युद्ध का सामान समझ करके उन्हें लूटा पाटा। रानियों से को जबरदस्ती जो है सो जो हारे हुए राजा थे, उन रानियों को उठाया आपने और जबरदस्ती आपने शादी की, खींच कर ले आए। जिन स्त्रियों ने विरोध किया उनका सामूहिक बलात्कार समझ, आपने स्त्रियों को वही समझा कि ये युद्ध क्षेत्र, ये जमीन है, ये माल है, ये जड़ है,
और आज भी समाज के अधिकांश लोगों के दिमाग में वही पितृसत्ता, वही निजी संपत्ति जो इसका जड़ है, वो अवधारणा, वो स्त्री को किस रूप में वो जरा सा समझ नहीं सकते थे एक सेकंड के लिए भी उनके नहीं कि ये उनकी बेटी हो सकती है, ये उनकी पत्नी हो सकती है, ये उनकी बहन हो सकती है, ये उनकी माँ हो सकती है। वो औरत चिल्लाती रही कि मैं माँ हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ। वो भीड़ 1,000 की भीड़, आप कल्पना कीजिए कि इस तरह जहां भी युद्ध होता है, जहां भी प्रतिक्रियावाद अपने पांव पसारता है, तो सबसे पहले उसका असर 2 सेक्शन पर, समाज के सेक्शन पर पड़ता है। पहला, मेहनतकश आबादी बुरी तरह रौंदी जाती है, और दूसरा, औरतें। जहां भी प्रतिक्रियावाद का विस्तार होता है, वहां औरतों पर जुल्म दमन, क्योंकि उसको माल समझा जाता है, उसको जर जमीन की तरह समझा जाता है, उसको लूटा जा सकता है, उसकी इज्जत ली जा सकती है, उसकी हत्या की जा सकती है, उसका सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। ये एक सवाल मुझे है कि आप को मालूम हुआ 20 तारीख को, 4 मई की घटना है, आपको मालूम हुआ 20 तारीख को, तो आप एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी मालूम 20 तारीख को ही हुआ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को, खासकर गृह मंत्री को, और गृह मंत्री को भी 20 तारीख को मालूम हुआ। तो आप निश्चित जानिए कि आज जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो बहुत ही नकारे और निकम्मे लोग हैं। कि देश के कोने में इतनी बड़ी घटना घट रही है, देश के कोने में इतनी बड़ी घटना घट गई है जो कि शर्मसार करने वाली है पूरी मानवता को, और उसका कोई नोटिस यहाँ का गृह मंत्री नहीं ले, उसका कोई नोटिस यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं ले, और उसका कोई भी रेमेडी उसी समय नहीं चेक पॉइंट्स चेक करके उनको गिरफ्तार करके उन पर कानूनी प्रक्रिया शुरू किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, ये सत्ता चलाने के लायक हैं? गद्दी छोड़ो। मोदी जी ने कहा कि इस घटना से उसका हृदय पीड़ा से भर गया है। उसका हृदय पीड़ा से नहीं भरा हुआ है, इस इंसान का, इंसान नहीं कहना चाहिए, इसका हृदय कीड़ा से भरा हुआ है। मोदी का हृदय कीड़ा से भरा हुआ है। वहां धार्मिक कीड़ा है, वहां जड़तावादी कीड़ा है, वहां प्रतिक्रियावाद का कीड़ा है, वह देश को झुलसाने का कीड़ा है। जो देश आप समझिए कि अगर बट वृक्ष है, वह कीड़ा धीरे धीरे खोखला कर रहा है। यह जो दूसरे पर आरोप लगाता है कि क्या कह तोड़ो टुकड़े टुकड़े गैंग, सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में आज सत्ता है। ये पूरे देश को टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। कर्नाटक में इसका राम मंदिर, राम राज्य नहीं चला, इसने बजरंग बली का मुद्दा उठाया। बिहार में वह देखता है कि विपक्षी गठबंधन का संगठन है, उसने दंगा रामनवमी के अवसर पर सेलेक्टेड जगहों पर दंगा करवाने में कोई कसर नहीं, बल्कि दंगा करवा दिया, फुल फ्लेजेड दंगा, सिर्फ इसलिए कि बिहार के अन्य समाजों में भी बिल्कुल अस्पष्ट विभाजनकारी स्थितियां पैदा हो जाएं, बस बिल्कुल स्पष्ट विभाजन हो जाए, और उस स्पष्ट विभाजन के आधार पर इसका वोट बैंक मजबूत हो जाए। कुछ लोगों का कहना हो रहा है कि ये जो कुकी और मैतेई का मामला है, दरअसल मणिपुर में जो विशाल खनिज पदार्थ है, खनिज संपदा है, उसकी लूट और उसको बेचने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपको मालूम है कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो खनिज संपदा के भंडार हैं, और उन खनिज संपदाओं पर नजर लगी हुई है। आज जो कॉरपोरेट्स हैं उन पर नजर लगी हुई है, और वहाँ की संपदाओं को लूटने के लिए जो पूरी वित्तीय संस्थाएं हैं, दुनिया भर की वित्तीय संस्थाएं, उस संस्थाओं की नज़र लगी हुई है कि भाई उन संस्थाओं को कैसे कब्जा में किया जाए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कुकी बहुल है, और कुकियों का उस तरह की बहुत सारी घटनाएं भी घटी हैं वहाँ, कि कुछ क्षेत्रों को में ज़मीन सेलेबल करके और बेचने की प्रक्रिया ये सब भी शुरू हुई, कुछ विरोध होना शुरू हुआ। तो ये सारी प्रक्रिया वो शुरू हुई। ये आप जो सुन रहे हैं या कह रहे हैं, ये भी वहाँ के मूल कारणों में एक। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कब तक चलेगा, लेकिन जितनी बुरी स्थिति है
कि इस आंदोलन को एक मुकाम तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए। मोदी सरकार खासकर 2014 के बाद से जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें भी एक खास ट्रेंड इन आंदोलनों को हैंडल करने में इस सरकार का आ रहा है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे अभी महिलाओं का जो खिलाड़ी महिलाएं थीं उनका आंदोलन हो, चाहे अब ये आंदोलन है, इन सभी आंदोलनों को हैंडल करने का स्टेट का वो एक खास तरीका है कि पहले वो चुप्पी साध लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात हो ही नहीं रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे कि देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अर्बन नक्सल है, ये सारे आरोप बना करके और मैंने उन आंदोलनों को डिसरप्ट करना चाहती हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे, ये 24 का चुनाव जो कि 23 के लास्ट तक हो सकता है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार को आना चाहिए? नरेंद्र मोदी की सरकार को आना चाहिए? नरेंद्र मोदी की सरकार को तत्काल जाना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर ऐसी सरकार रहती और वहां के नागरिकों में जनवादी चेतना अगर उन्नत रहती और इतनी बड़ी घटना हो जाती तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता। यहाँ तो इसका चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा। राष्ट्रपति क्या कर रहा है अंधा बैठ करके? आज वो राष्ट्रपति क्या कर रही है बैठ करके? हर जगह का स्टेट का रिपोर्ट मांगती हैं, जहां का चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तुम्हारे हाथ से निकल। राष्ट्रपति क्यों नहीं वहां इनिशिएटिव, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इसमें कीजिए, कानूनी होती कीजिए, नहीं तो मैं हस्तक्षेप करूंगा, मैं देखूंगा। राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? वहां क्या कर रही है? जबकि राष्ट्रपति खुद आदिवासी है, खुद महिला है, शर्म नहीं आती है? तो 2023 के अंतिम तक की बात जाने दीजिए। मोदी सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म सरकार है और इसके एजेंडे में है पूरे समाज को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरतों को पैदा करके और डिवीजन पैदा करना और अपने लिए वोट बैंक मजबूत करना। धन्यवाद आदित्य कमल जी। ये थे प्रसिद्ध जन कवि आदित्य कमल और इनका आक्रोश। आइए देखते रहिए समरभूमि। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।